मैं रत्नेश कुमार काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विधि संकाय का छात्र। आप सभी को प्रणाम। सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राष्ट्रीय स्वराज परिषद के माध्यम से आज मुझे सफल बनाने हेतु मिशन आर्टिकल 44 को आज मुझे अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो रहा है और साथ ही गुरु के समान अनूप बर्नवाल सर और मेरे सहपाठी मित्र शुभम जी के सहयोग से मैं अपने बात को कहने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा। मैं इस आज का जो हमारा आज का महत्वपूर्ण विषय यह है कि एक राष्ट्र एक सिविल कानून के लिए हर जगह से लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और इसको सफल बनाने हेतु हम तथा हमारे गुरुजन तथा मित्रों के द्वारा एक मिशन अनुच्छेद 44 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वराज परिषद के बैनर तले इसमें हम लोग पुरजोर तरीके से लड़ाइयाँ कर चुके हैं और इसकी सफलता के लिए हम मेहनत भी करते रहेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और 1951 में सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के लेकर विवाद शुरू हुआ। 1951 में हिंदू कोड बिल के नाम से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को रखा, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया और उसी वक्त उन्होंने अपने कानून मंत्री से इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता को शामिल किया और उसे लागू करने का प्रावधान भी इसी में किया। इसके बाद भी समान नागरिक संहिता का एक अवसर था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, लेकिन उसको नीति निर्माताओं ने इसे अवसर को खो दिया और इसके साथ क्या हुआ कि 1951 में ही इस बात को लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच भी वैचारिक मतभेद भी रहा। दोनों में वैचारिक मतभेद के कारण भी था यही, हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि मान लेते हैं कि यह कोड बिल आपने एक समुदाय के लिए रखा है, तो सबसे बड़ी बात है कि एक समुदाय के लिए क्यों रखा गया, और अगर रखा भी गया है तो अगर एक समुदाय को केवल आप लाभकारी बना रहे हैं तो दूसरे समुदाय को लाभकारी क्यों नहीं, ये सवाल उठा। और उन्होंने यहाँ तक ये कह दिया कि आप अपने नीति निर्माताओं से यह कानून विधेयक पास कर दे रहे हैं, तो हम इस पर हस्ताक्षर करने से उन्होंने मना कर दिया। 51 का सत्र चला, यहाँ तक ये बात उन्होंने 14 सितंबर 1951 को पत्र लिखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा। इसके बाद 52 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रॉमिस किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हिंदू कोड बिल लाएंगे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए प्रचंड बहुमत मिला और 52 में प्रचंड बहुमत सरकार आई। उसके बाद 55 में इन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया। हिंदू कोड बिल में अब देखिए बात करते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू में हमारा जैन हुआ, बौद्ध हुआ और सिख, ये मतलब ये धर्म भी आते हैं, और दूसरी बात है कि अलग अलग संप्रदाय के लोग भी आते हैं, जैसे लिंगायत हुआ, वैष्णव हुए, शैख हुए इत्यादि। अनेक विचारधारा और अनेक धर्मों के होने के साथ साथ हिंदू कोड बिल उन्होंने आपने लागू कर दिया। अब इतने लोगों के लिए मतलब जो हमारे सिख हुए, जैन हुए और बौद्धिस्ट हुए और हिंदू हुए, इसके साथ जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हुए, इनके लिए तो एक समान नागरिक संहिता लागू हो गया। फिर हमारे ईसाई और हमारे मुस्लिम जो समुदाय के हैं उनके लिए क्यों नहीं। दूसरी बात है कि मान लीजिए हम भारतीय हैं, हम एक समान, हम भारत के हैं, तो हम भारतीयों के लिए एक लागू क्यों नहीं किया गया, एक अवसर उन्होंने सबसे बड़ी किया। अब देखिए हम आपको हिंदू में जो कोड बिल बना, हिंदू कोड बिल में हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट और हिंदू मेंटेनेंस एक्ट। लेकिन इसके बाद दोनों को अगर हम तुलना करते हैं तो दोनों तुलना में हमको बहुत ही डिफरेंट देखने को मिला। हमारे जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम लॉ बना, उसके बाद वो मुस्लिम जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने शरीयत के हिसाब से चलने लगे। उसके बाद हमारे जो प्राचीन जो
नियम थे, प्राचीन जो नियम बना हुआ था उसमें स्मृतियों के हिसाब से बंटवारा इत्यादि होता था। कुछ जगहों पे मित्ररक्षा था तो कुछ जगह दाय भाग के भी इस्तेमाल लोग करते थे, उपयोग करते थे। लेकिन जब हम अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो लागू हुआ, उसको लागू होने के बाद पूरे जो हिंदू समुदाय जो थे, हिंदू के अंतर्गत जितने आते थे सबने इसको पालन किया। लेकिन इसके बाद हम ये बात आई कि मान लीजिए हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदुओं की शादी होती थी, विवाह होता था, उसमें क्या करता था, एक प्रावधान हुआ था उसमें एक प्रावधानित किया गया है और उसमें एज को लेकर एज बताया गया है, उसमें क्या क्या शर्तें इसको लग गया। लेकिन मुस्लिम विधि में इसको कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। उसमें मुस्लिम विधि में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट की बात कही गई है, जिसमें 2 विटनेस होते हैं और 2 पक्षकार होते हैं, और दोनों पक्षकार होने के कारण उसमें सिविल कॉन्ट्रैक्ट और एक मेहर की जो राशि तय की जाती है वो प्रतिफल के रूप में हो जाती है। अब ये बात हम जब मेंटेनेंस में भी आती है तो प्रतिफल की वही बात की जाती है। और जबकि हिंदू में हमारा है कि एक उसके संस्कार दिया गया है, और ये दोनों एक देश में रहा जाता है, क्योंकि हिंदू भी हमारे भारतीय हैं और मुस्लिम भी हमारे भारतीय हैं। इसके साथ भी हम इसको इतना जरूर किया जाए कि आखिर में एक नियम, एक सिविल कानून क्यों नहीं, मुस्लिम के लिए अलग और हिंदू के लिए अलग। यहाँ पे एक हमको बहुत बड़ी विभिन्नता देखने को मिली। अब बात करते हैं एडॉप्शन एक्ट की। एडॉप्शन एक्ट क्या होता है कि हम हिंदू जो होते हैं गोद ले सकते हैं। गोद लेने पर कब लेंगे, किससे लेंगे, किन किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है, कौन दे सकता है, मतलब जो जिससे गोद लिया जा सकता है उसकी एज में क्या पड़ा, इसका भी एक प्रावधान किया गया है हिंदू कोड बिल में। लेकिन मुस्लिम में गोद लेने की कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा क्यों? तीसरी बात में हम करते हैं सक्सेशन एक्ट की, जिसमें मान लीजिए उत्तराधिकार की बात की गई। उत्तराधिकार की बात में हम करते हैं कि जब हमने देखा कि जो हमारा उत्तराधिकारी होता है, जो हमारी संपत्ति के बंटवारे में होती है, एक पैतृक संपत्ति और अर्जित संपत्ति। जो हम अर्जित किए जाते हैं उसको हम किसी भी दे सकते हैं, इसके कोई वो नहीं है किसी को। लेकिन जो हमारी पैतृक संपत्ति होती है उस पैतृक संपत्ति में हमारे पुत्र और पुत्री दोनों का अधिकार किया गया है। यहाँ तक कि इस अमेंडमेंट 2005 में हिंदू कोड बिल में अमेंडमेंट करके इसमें पुत्रियों का अधिकार को भी बताया गया है। और यहाँ तक कि अगर पिता की मृत्यु 2005 के पहले भी हुई है तो उस पुत्री को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार है। इतना ही नहीं, अभी तत्कालीन 10 से 15 दिन के बीच में हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, जिसमें विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का, जिसमें ये कहा गया है कि पुत्रियों का भी अधिकार है पैतृक संपत्ति में। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, इतना बड़ा उनको शोषित और वंचित रखा गया है उनके अधिकारों से। ऐसा क्यों? अगर ये बात उस समय 51 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक जो हिंदू कोड बिल के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए होते तो इसके लिए कितना बेहतर होता। अब तीसरी बात हम मेंटेनेंस की बात करते हैं। तो मेंटेनेंस में ये होता है कि हम जो हमारा जब विवाह विच्छेद होता है तो विवाह विच्छेद होने के जब तलाक की बात होती है, तलाक के बाद जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे मेंटेनेंस की बात आती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट में हमारा ये है कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने होगा और उनके सामने ये किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि उसकी मेंटेनेंस की जो राशि होती है वो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ऐसा अगर तलाक की बात करते हैं तो तलाक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं मुस्लिम लॉ में है। ऐसा कोई प्रावधानित नहीं किया गया है कि मुस्लिम लॉ में कि क्या कब तलाक होगा, कहाँ होगा, इसका मेंटेनेंस की क्या राशि कौन तय करेगा। वही राशि जो हम मैरिज एक्ट में बताया कि अगर मेहर की जो राशि होती है, अब मेहर की राशि बहुत तय की जाएगी तो 5 से 10 हज़ार रुपये गई। अब ये बताइए 5 से 10 हज़ार में किसी महिला का मतलब पूरा जीवन कैसे चल सकता है, सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ इतने बड़े समस्या को देखते हुए भी हमारे सामान्य नागरिक संहिता को लागू न किया जाना हमारे सरकार की ईमानदारियाँ की खामियां दिखती है। सरकार ने कभी भी इच्छा शक्ति अपनी नहीं दिखाई है, इतनी बड़ी समस्याएं भी देखने को मिला हुआ है। तीसरी बात हम करते हैं आपसे कि जो मेंटेनेंस में है हमारे इद्दत पीरियड को रखा गया। इद्दत पीरियड में 3 महीने के 90 दिन की बात कही जाती है। 90 दिनों की बात में हम ये करते हैं कि मान लीजिए कि किसी मुस्लिम महिला का विवाह विच्छेद हुआ है। मुस्लिम महिला का विवाह विच्छेद होने के बाद 3 महीने का उसको टाइम दिया गया है। 3 महीने का टाइम दिया गया है। और बताइए किसी भी पति द्वारा 3 महीने का उसको अगर रख दिया गया है तो 3 महीने में और 3 महीने के बाद उसका कहाँ हो गया,
यहाँ तक कि अगर मान लीजिए किसी दूसरे पुरुष से शादी करती है तो उस पुरुष के साथ में उसकी भी अधिकारों में उसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वहाँ जाकर उसको मतलब इतना यहाँ ये मिल सकता है वो मिल सकता है, वहाँ भी उसको वही जो पहले था वही अभी भी रह रहा है। तीसरी बात को हम आपको एक और बात करते हैं कि हमारा जो मुस्लिम एक्ट में ये कोर्ट में होगा और यहाँ पे आर्थिक बेसिस पे होती है। कहीं कहीं ऐसे केस देखने को मिला है कि अगर मान लीजिए महिला जो होती है, महिला अगर पुरुष की अपेक्षा आर्थिक स्थिति बेहतर है तो वो मेंटेनेंस की राशि पुरुष को देगी। हम इतनी बड़ी विविधता चलती आ रही है, इतनी बड़ी विविधता चलती आ रही है, फिर भी हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू क्यों नहीं किया गया, सबसे बड़ा सवाल है। हम एक और आपसे उदाहरण के जिक्र करेंगे, जो साबानो का मामला आया था। साबानो का मामला 1985 में हुआ। ये सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने 62 साल की उम्र में अपने औरत को 62 साल की औरत को तलाक दे दिया जाता है। तलाक देने के उपरांत ये होता है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़ी। उस उम्र में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने में उसके साथ क्या उसकी मेंटलिटी, क्या घटनाएं घटी होंगी, वह उसके ऊपर छोड़ी। देखिए कितना बड़ा अन्याय हुआ हमारे मुस्लिम महिलाओं के साथ। जब 1985 में 86 में इसका मतलब 85 में निर्णय दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि हाँ उसको 180 रुपया, करीब 180 रुपया मतलब मंथली दिया गया, मंथली मेंटेनेंस की राशि दी गई। लेकिन मेंटेनेंस का कोई जिक्र मुस्लिम लॉ में और शरीयत में नहीं है। और सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत 180 रुपये करीब मेंटेनेंस की राशि तय किया गया। इसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा, काजियों के द्वारा, राजीव गांधी की सरकार, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की सरकार थी, और उस विरोध के कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसला को अनदेखा करना पड़ा। और उस समय मुस्लिम महिला अधिनियम उन्होंने 1986 में पारित किया। उस समय भी हमारे पास और एक अवसर मिला था। उस समय भी हम समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते थे, और उस समय लागू करने के बाद हमारे मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार से वंचित किया गया या उन लोगों का शोषण किया, उनसे भी बचाया जा सकता था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने, राजीव गांधी ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। बहुत सी विविधताएं आपको देखने को मिल रही, और हम इसके लिए हमेशा से करते आए हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको जब बनाया है कि रखा है जगह, तो इसको करने में क्या, कोई भी सरकार हुई है 70 सालों में आज तक इस पे कोई बात, कोई बहस, कोई डिबेट ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। जबकि हर जगह सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कठिनाइयां देखने को मिला है। हर जगह कई बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह चुके हैं कि हाँ इसकी मांग की जानी चाहिए, ये लागू होना चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के कारण 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने संसद से मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया, और जिसमें एक 62 साल की औरत, एक बुजुर्ग महिला का पुरजोर तरीके से पूरा देश के, एक तौर पे कहिए तो पूरा देश उसका विरोध किया। और इस विरोध का सबसे बड़ा कारण थी उस समय की तत्कालीन सरकार। वहां पे चाहती तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सभी को एक समान और एक नियम से उसको बांध दिया गया होता। हर जगह ये हमको यही सब बातें देखने को मिल रही है। आगे आपको हम बता रहे हैं कि 2017 में जो सायरा बानो का मामला आया, इसमें तलाक की बात की गई। 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। 3 तलाक को खत्म कर दिया। इसमें बाइगेनिम की बात नहीं की गई। मान लीजिए हम हिंदू मैरिज एक्ट में अगर एक औरत होती है, दूसरी औरत की शादी की जाती है तो 7 साल की सजा दी जाएगी। लेकिन मुस्लिम लॉ में 4 से शादी करने की इजाजत क्यों? सबसे बड़ी बात है, समझिए मुस्लिम महिलाओं अगर एक साथ एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है तो उनकी मानसिक प्रताड़ना की क्या स्थिति होती होगी। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी अगर महसूस करने की क्षमता होगी तो आप इस बात को थोड़ा सा कर सकते हैं। थोड़ा सा भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 साल 4 बीवियों के साथ रहता हुआ तो उन चारों के साथ क्या स्थितियां हैं। उसके बाद और हम आपको ये बता सकते हैं कि मान लीजिए हमारा जो लॉ है, हिंदू लॉ बना, इसको सब लागू किया। उस समय क्या हुआ कि
हम ये जानते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से सभी को एकता अखंडता को समाप्त हो, एकता और अखंडता हमारा देश विकसित करेगा, और साथ ही मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा उद्धार हमारे कहने का मतलब है। ऐसा है, ऐसा होगा। मुस्लिम महिलाओं ने जो अपना शोषित और वंचित कर रखा है पुरुषों ने मुस्लिम महिलाओं को, उससे उद्धार होगा। और हम चाहेंगे कि इस जो मिशन है हमारा, इस मिशन को सफल बनाने के लिए, यहाँ तक कि राजीव गांधी की सरकार 1986 में जब 1986 में ये अधिनियम पारित लागू किया, तो ये देखा गया, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के जो आसिफ मोहम्मद खान जो उसमें मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के साथ उन्होंने आज के समय पे वो केरल के महामहिम राज्यपाल हैं, और वो हमारे राष्ट्रीय स्वराज परिषद के राष्ट्रीय संयोजक अनूप देशबंधु सर से मिले हैं, और उन्होंने मिलने के बाद ये बात कहा है कि हम अपना खुला समर्थन देता हूं और जिससे मुस्लिम महिलाओं का न्याय मिल सके। अब सारा बानो का मामला जब आया, तो सारा मामला 3 तलाक को हमारे मोदी की सरकार ने, ये सारा बानो का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे 6 महीने में संसद से कानून बनाकर इसे हम असंवैधानिक घोषित करते हैं, और इसे कानून बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया जाए। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसे कानून बनाया, और कानून बनाने के साथ इसमें 3 साल की सजा को भी रखा गया है। लेकिन एक बात और कहने वाली बात है, 3 तलाक तो खत्म हो गया, लेकिन तलाक भी अभी भी है। 3 तलाक हम मानते हैं कि खत्म कर दिए, लेकिन तलाक अभी भी है, और तलाक का कोई वो नहीं, अभी भी उसी लॉ से चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए तलाक आज हुआ, फिर 2 महीने बाद हुआ, फिर 2 महीने बाद, जिस दिन 3 बार कर दिया फिर तलाक हुआ। अगर किसी कारण मान लीजिए हम तुलना करते हैं अपने हिंदू लॉ से, तो उसमें भी तलाक की प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन उसमें होता है कि हाँ, फिर वही पति पत्नी अपने चाहे तो वो शादियाँ कर सकते हैं, आज़ादी से रह सकते हैं। लेकिन इसके साथ मुस्लिम लॉ में बहुत बड़ा मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय बनाया गया है। जो ये अब देखिए, मान लीजिए तलाक जब दे दिया, तो अब उसको फिर अगर उन लोगों को एक साथ रहने का मन हुआ, तो निकाह हलाल से गुजरना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा ही अन्याय है मुस्लिम महिलाओं के साथ। और ये मान लीजिए कि जो हमारा निकाह हलाल में क्या होगा कि वो फिर किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करेगी, और यहाँ तक कि शादी ही नहीं, शादी की बात तो अलग बात है, शादी ही नहीं, उसे फिजिकल रिलेशनशिप से भी गुजरना पड़ता है। उसके बाद वो पर्सन उसको तलाक देगा, तब आके जो पहला व्यक्ति जो तलाक दिया था उससे वह शादी करेगा। तो इतनी बड़ी विविधता जो हमारी देश में है, इसे खत्म करना क्यों आवश्यक नहीं है। और इसे अभी हमारे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार है, ये इस कार्य को सफल बनावे और पूरे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करे। इससे हमारे फायदे अनेक हैं। मान लीजिए हमारे देश में एकता अखंडता को बरकरार रखेगा, विकासशील चलेगा और हमारे देश का विकास होगा। साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो हमारा कानून है, ये जैसे मान लीजिए गोवा में एक कानून की बात हम करते हैं, गोवा में भी कुछ कानून दिए गए हैं जिसमें जो सिविल उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। उसमें हम ज़्यादा बातें नहीं कहेंगे, बस थोड़ा सा बात कहेंगे कि वहाँ लागू हुआ है तो उसका भी कोई प्रावधान दिया गया है। तो हमारे पूरे देश में ऐसा लागू करना क्यों उचित नहीं है। वहाँ भी लागू हो सकता है और हमारे देश में ये लागू होने से हमारा देश विकासशील बनेगा, ये 100 बात की एक बात है। और इसे जो हमारी होगी वोट बैंक की राजनीति बंद होगी, तुष्टीकरण की राजनीति बंद होगी। तो हम इसी बातों के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूं और मैं निवेदन करता हूं इस सरकार से, जो कि इस बात को
संसद में उठाया जाए और इसको पारित किया जाए। प्रणाम।